हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु वास्ता कैरियर क्लासेस में। हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे थे बच्चों, और चैप्टर नंबर 1 का नाम था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये जो चैप्टर बच्चा, ये छोटा सा ही चैप्टर है, बट अपने आप में 5 नंबर रखता है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स होता है। और जो हमारा पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया था। उस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने चैप्टर नंबर 1 के 1.1 प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 1.1 उसको कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने बच्चों 1.2 को। 1.2 कहने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे कि कोई भी संख्या दी जाएगी, उस संख्या को अपरिमेय संख्या होगा, या हमको पता होगा कि अपरिमेय संख्या है, बट उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करना है ये इस वीडियो में सीखा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप थम्स अप कर दीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो इस वीडियो में बच्चों हमको क्या सीखना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करनी है, उसको सिद्ध करने से पहले आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, एक प्रमेय याद करनी होगी। प्रमेय कोई भारी नहीं है, आसान सी प्रमेय, आपको 1 सेकेंड में याद हो जाएगी, बस ध्यान देना बोर्ड पे जो हम बता रहे हैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय 1.2 है भैया। माना p एक अभाज्य संख्या है। माना p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है a को विभाजित करती है, p क्या भैया? a को विभाजित करती है, तो यही p क्या करेगा? तो p a को भी विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? देखो बोला क्या गया है कि a स्क्वायर कोई एक संख्या है, ठीक है, और यह जो a स्क्वायर है यह p के द्वारा पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, यह पहली शर्त में बोला गया है कि यदि p जो है a स्क्वायर को काट दे रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम यह बोल सकते हैं भैया कि a जो होगा इसके ऊपर से यदि स्क्वायर हटा दिया जाए और फिर से p से भाग दिया जाए तब भी p क्या करेगा? a को काटेगा। यही हमारी क्या भैया? प्रमेय है। बात क्लियर हुई कि यदि a स्क्वायर जो है p से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्या कि जो a होगा यानी उस पे से यदि स्क्वायर हटा दिया जाए फिर से p से भाग दिया जाए तो उस केस में p क्या करेगा? a को भी काट देगा। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, जैसे मान लो हमने 10 लिया और 10 का स्क्वायर किया, ठीक है, और इस 10 के स्क्वायर को 5 से भाग दिया, तो जरा ध्यान देना, क्या 10 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा? हाँ सर जी, यह पूरा पूरा कट जाएगा यदि काटे तो। ठीक है, 5 से काटोगे 2 बार में और एक कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 20। यानी 5 से 10 स्क्वायर कट जा रहा है। या एक बार स्क्वायर हटा के काट के देखें, क्या यदि स्क्वायर हटा दिया जाए और फिर से 5 से भाग दिया जाए तो क्या तब भी कट रहा है? हाँ सर जी, कट तो जा रहा है। ठीक है, तो यह बात हमको समझ में आ गई कि यदि हम स्क्वायर लगा के p से काटें, यदि संख्या वह कट जा रही है तो स्क्वायर हटाने के बाद यदि p से काटा जाएगा तब भी वह संख्या कटेगी। तो यही भैया हमारी क्या है? प्रमेय है। क्या आपको प्रमेय समझ में आई? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नोट कर लिए होगे अभी आप लोग? आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा। अब एक दूसरी प्रमेय हमारे पास है, उस प्रमेय को नोट करेंगे हम। ठीक है, जरा इसको इरेज कर दे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों हम। अब एक दूसरी प्रमेय है, उस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो दूसरी प्रमेय हम बताने जा रहे हैं आपको, यही आपको पूरा का पूरा पैटर्न फिक्स रहेगा सिद्ध करने का। बस एक चीज याद रखना, यह जो अभी हम यह प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं, दूसरी प्रमेय, इस प्रमेय का जो पैटर्न है, पैटर्न का मतलब क्या? एक एक शब्द लिखने का जो तरीका है, ठीक है, बस वो आपको ध्यान देना है और याद करना है। सब रट्टा भी मार लोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, कि यह एक एक चीज को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो क्योंकि एक एक लाइन जो है अगले क्वेश्चन पे ट्रांसफर कर दोगे, बस क्या करना है? बस संख्याओं को बदल दो और पूरी लाइन छाप दो, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर संख्या को बदल दो और पूरी की पूरी लाइन तीसरे पे ट्रांसफर कर दो, वो तीसरा आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। यानी बस इसमें करना क्या है? सारा चीज एक जैसा ही रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि इसमें हम संख्याओं को बदलेंगे। ठीक है, तो प्रमेय 1.3 है। अभी हम प्रमेय 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय 1.3 क्या है? करनी में 2,
एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा प्रमेय है। प्रमेय 1.3 है, करनी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, यह हमारी एक प्रमेय है। अब इसको ये तो दे दिया कि प्रमेय है, बट यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, क्योंकि यह पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, कि भैया सिद्ध करके दिखाओ कि करनी में 2 एक अपरिमेय है। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं, प्रूफ कैसा होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ कह लो या फिर प्रमाण कह लो, उत्पत्ति कह लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि करनी में जो 2 दिया है वो अपरिमेय दिया है, तो इसको हम विरोधाभास युक्ति के द्वारा सिद्ध करेंगे, यानी इसके उल्टा यानी विपरीत मानेंगे। ठीक है, कि मानेंगे कि करनी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी इसमें दिया क्या है, करनी में 2 क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब क्या, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब P बटा Q के रूप में यदि लिख भी दिए तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो परिमेय होता है। अपरिमेय हमको इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इसको उल्टा मानेंगे कि माना करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना करनी में 2 एक कहां लिख रहे हैं जी हम, परिमेय संख्या है। माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बारे में आप क्या जानते हो, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है। यह एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P व Q क्या होते हैं भैया, पूर्णांक होते हैं, यह हमने सीखा था। तो यदि करनी में 2 एक परिमेय संख्या है तब हम लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, जरा बता दो हमको। तो तब हम लिख सकते हैं कि करनी में 2 जो होगा वह बराबर हो जाएगा P बटा के Q के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, करनी में 2 जो होगा वह P बटा Q के बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, थोड़ा साफ रहेगा। तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, जरा बता देना हमको कि 2 करनी में 2 जो होगा वह P बटा के Q के बराबर होगा। जहां P और Q क्या होंगे भैया, जहां P व Q पूर्णांक है, जहां P व Q क्या भैया, पूर्णांक है, तथा सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। थोड़ा सा यह लंबा चलेगा बच्चों, यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन होता है अपने आप में 5 नंबर दिलाता है हमको। ठीक है, कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले इसको समझ लो। ऐसी 2 संख्याएं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसी 2 संख्याएं जिनका जो है HCF यानी मस जो होता है वह आपका हमेशा क्या आना चाहिए, 1 हो। ध्यान से सुनना, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सअभाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है भैया, एक ऐसी संख्या जिसका HCF जो हो, ठीक है, जिसका HCF जो हो हमेशा कैसा हो बाबू, हमेशा आपका होना चाहिए 1। ठीक है, सअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका HCF जो होगा वो हमेशा 1 होगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 9 ले लिया और 6 ले लिया, नहीं 9 6 नहीं, थोड़ा दूसरा लेते हैं, 3 ले लिया और 7 ले लिया। जरा इन दोनों का HCF निकाल के बताना, क्या इन दोनों का HCF क्या आ रहा है भैया, इन दोनों का HCF हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमने ले लिया 15 ले लिया और 7 ले लिया, क्या इन दोनों का HCF निकल के आएगा, जब HCF निकालने जाओगे तब भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन संख्याओं को बोलते हैं सअभाज्य संख्या। यह बात क्लियर हो गई बच्चों। सअभाज्य संख्या क्या होती है,
तो यह आप याद रखिएगा कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एचसीएफ हमेशा क्या हो, 1 हो। यह बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पी व क्यू को हमने मान लिया कि ये क्या भैया हमारा सहभाज्य संख्या है। आगे बढ़े। अब जरा ध्यान देना, अब थोड़ा सा हम इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। बदलाव क्या भैया, क्यू को इधर भेज रहे हैं, करनी में 2 को नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है, क्यू को ऊपर भेजो, करनी में 2 को नीचे। तो यहां से हो जाएगा क्यू बराबर पी बटा में √2। अब क्या कर दो भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग जरा कर दो। तो इधर का वर्ग करोगे तो बनेगा क्या, q²। इधर का वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, p²। इधर का वर्ग करोगे तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बनेगा, और यह जो स्क्वायर होगा अंडर रूट को क्या करेगा, काट देगा। और जैसे ही काटेगा तो अंडर रूट तो हट जाएगा, तो केवल और केवल 2 बचेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं बच्चा, 2 लिखने जा रहे हैं। किसी कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। तो जरा ध्यान देना एक मेरी बात को। अभी अभी देखो हमने रूल पढ़ा था, प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय क्या थी भैया, यदि कोई एक अभाज्य संख्या हो और वह अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को यदि काटे तो वह जो संख्या होगी उसकी स्क्वायर के बिना भी उस संख्या को काट सकती है। यह हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। यहां तक बात क्लियर हो तो बता दो हमको, कोई समस्या नहीं है। फिर से सुन लो, हमने कुछ देर पहले ऐसा प्रमेय पढ़ा था क्या कि यदि कोई अभाज्य संख्या और वह अभाज्य संख्या किसी के स्क्वायर को यदि काटे तो उसका स्क्वायर हटाने के बाद भी वो संख्या उसको काट सकती है। अभी प्रमेय में हमने पढ़ा था, प्रमेय 1.2 में। ठीक है, तो यह बात हम लिखेंगे यहीं पर। चूंकि p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यह बात क्लियर हुई। यह बात हम कहां से लिख रहे हैं भैया, यह ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, यह हमारे पास प्रमेय थी। प्रमेय कौन सी थी, प्रमेय 1.2 थी। यह प्रमेय 1.2 से लिखा गया है। यह बात क्लियर हुई कि यदि p² यदि 2 से कट रहा है तो यही p जो है 2 से भी कटेगा। यह हमको समझ में आ गया सर जी कि p² यदि 2 से कट रहा है तो वह p जो है 2 से भी कट जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, आगे बता दो फिर हम आगे की तो पढ़े। ठीक, यहां तक तुमको समझ में आ गया। यदि 2 p² को काट रहा है तो यही 2 p को भी काटेगा। तब हम क्या लिख सकते हैं यहां से आगे कि अतः p जो होगा वह 2 से कटेगा, p जो है 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं। ठीक है, अतः माना, क्या माना भैया कि p जो है 2 से कट रहा है, और p को यदि हम 2 से काटेंगे तो कुछ ना कुछ कटने के बाद तो आएगा ही आंसर में, आएगा भैया, पता है कि नहीं। यदि किसी संख्या को किसी संख्या से काटेंगे तो आंसर में कुछ ना कुछ आना फिक्स है। तो यहीं पर हम देखने जा रहे हैं, यदि p जो है 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या, यदि 2 से p को काटेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर में आएगा, और जो आंसर में आ रहा है उसको मान लेते हैं कुछ ना कुछ। मान लेते हैं भैया कि आंसर में क्या आ रहा, k आ रहा। अपने हिसाब से k मान लो, a मान लो, c मान लो, जो ठीक लगे वो मान लो, आप पूरी तरह से फ्री हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भैया p को 2 से डिवाइड करने पर आंसर में क्या आ रहा, k आ रहा है। ठीक है, तो p को 2 से भाग करने पर क्या आ गया भैया हमारे पास, k आ गया। तो क्या हम यहां से 2 को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, तो यहां पर हमारे पास एक चीज निकल के आएगी बाबू, ध्यान देना कि p बराबर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2k। ये क्या हो गया भैया, p बराबर 2k। यहां तक बात क्लियर है कि p बराबर क्या हो गया, 2k हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना इसको, p बराबर 2k।
अब यह p बराबर 2 के ले आके यहां पर हम रख दे रहे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 1 है। यह जो हमने इसको सिद्ध किया था इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब p बराबर 2 के जो है समीकरण 1 में ले जाके रख दो। p बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिखेंगे p बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो भैया। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, यहां से था क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, पी की जगह पे क्या रखना है 2 के रखना है, तो यह बन जाएगा 2k का स्क्वायर बटा में 2 था 2 लिख लो। जरा इसको सॉल्व करना तो क्यू स्क्वायर बराबर यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा k स्क्वायर बट्टा में 2 से इसको काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, या 2 डिवाइड में इधर आएगा, सॉरी यह 2 जो था यह मल्टीप्लाई में रहेगा कटने के बाद, तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ देखना ध्यान से, क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर हो जा रहा है, यह 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भैया क्यू स्क्वायर बटा के 2 बराबर k स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, फिर से वही सिचुएशन बन गई क्या कि 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है, 2 क्या कर रहा है क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है, तो यही बात यहां पर हम लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से कटेगा, Q भी 2 से कटेगा। यह बात समझ में आई बच्चों कि Q स्क्वायर यदि 2 से कट रहा है तो इसका जो स्क्वायर हटाने के बाद जो संख्या आएगी Q, वह Q भी 2 से कटेगा। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते भैया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बातें क्लियर हुई हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम 1 नंबर का चल रहा भैया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए Q भी 2 से कटेगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमको इसमें देखो क्या दिखाई क्या दे रहा है कि यह जो P है यह भी 2 से कट रहा है और यह जो Q है यह भी 2 से कट रहा है, तो P और Q दोनों के दोनों यदि 2 से कट रहे हैं तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा भैया 2 होगा, क्योंकि देखो यही P जो है, यही जो 2 है वह P को भी काट रहा है और यही 2 जो है Q को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है भैया 2 है। तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि P व Q, थोड़ा हट के लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमको क्या समझ में आ रहा है बाबू कि समीकरण 2 व 3 से हमको यह दिखाई दे रहा है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं। जब दोनों 2 से विभाज्य हैं अतः इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, अतः इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब देखो भैया दोनों 2 से विभाज्य हैं तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा। लेकिन हमने एक बात सीखा था भैया
कि यदि यह सअभाज्य संख्या है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, यानी HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब क्या, केवल केवल यह एक से ही कटे पूरा पूरा और किसी से नहीं कटना चाहिए। लेकिन ये भाई सब क्या कर रहे हैं, यह 2 से कट जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आया कि देखो हमने क्या देखा था, इसको हमने P व Q को सअभाज्य संख्या माना था। और सअभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है, केवल और केवल एक से कटे, HCF केवल एक आए। बट यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पे तो गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है कि ये जो P व Q है, ठीक है, P व Q है, यह 2 से कट जा रहा है। 2 से क्या भैया, कट जा रहा है। और 2 से कटने का मतलब क्या कि यह एक सअभाज्य संख्या अब नहीं रह गई है। ठीक है, यह सअभाज्य संख्या नहीं है। और जब सअभाज्य संख्या नहीं है तो यही बात लिखेंगे कि भैया जब सअभाज्य संख्या नहीं है तो यह हमारा गलत हो गया। भैया गलत हुआ कि नहीं हुआ कि जब यह P व Q 2 से कट जा रहे हैं तो सअभाज्य संख्या नहीं होंगी। और सअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या, जो हमने माना था वो गड़बड़ी से मान दिया था, गलत हो गया था हमसे, यानी जो हम सिद्ध कर रहे हैं वो गलत हो गया है। तो यही चीज हम लिखेंगे कि भैया हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। अरे ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा ही, देखो ध्यान से, ठीक है। इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। यहां आप लिखेंगे इससे, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है कि P व Q सअभाज्य संख्या नहीं है। सअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त कैसे हो रहा है भैया कि P व Q सअभाज्य संख्या नहीं है। यही तो हमको पता चल रहा है कि गलती हो गई है। गलती हमसे क्या लग रही है कि भैया ये सअभाज्य संख्या नहीं लग रही है। तो अब यह सअभाज्य संख्या क्यों नहीं लग रही है, इसका कारण यह है कि यहाँ पे हमने गलती ही मान दिया था शुरू में ही। शुरू में गलती क्या मानी थी कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या मानोगे तो गलत होगा ही, जब गलत माने हो तो गलत आंसर आएगा। तो हमने यह बात देख ली कि गलत मानने का अर्थ क्या है कि गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यदि हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करना है तो यह पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यह पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, तभी हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और लिखेंगे, फिर यह चैप्टर जो सवाल है सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कैसे करना है यही लिखना है भैया हमको। अतः यह विरोधाभास लिखेंगे यहाँ पे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः यह जो विरोधाभास है भैया हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड रुक जाओ, बच्चों, अभी दिखाई देगा। एक सेकेंड, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। यहां लिख दे रहे हैं साइड में। अतः यह विरोधाभास
हमारी गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में लिखना है, जो बॉक्स हमने बना दिया है इसको सबसे लास्ट में लिखना है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? कोई समस्या नहीं है? फिर से एक बार पूरा देख लें, कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा कैमरा का एंगल सही कर दे रहे हैं आपके लिए। चलो एक बार फिर से पूरा चीज समझेंगे हम लोग। एक सेकेंड रुक जाना। ओके, ठीक है, अब पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा, ध्यान दीजिएगा। एक बार पूरा फिर से हम पूरा डायग्राम समझ लेंगे, ध्यान देना। माना करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तब हम लिख सकते हैं कि करनी में दो जो होगा P बटा Q के रूप का होगा, और जहां P व Q एक पूर्णांक होगा तथा सहभाज्य संख्याएं भी होंगी। P व Q को पूर्णांक भी मानेंगे और सहभाज्य संख्या भी मानेंगे। सहभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसका HCF जो है वह एक हो। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है बच्चों, पूरा समझ में आ गया सर जी। अब देखो करना क्या है, करनी में दो को नीचे Q को ऊपर, यानी इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, दो नीचे आ गया। अब क्या करना है, हमने देखा कि दो जो है P स्क्वायर को काट रहा है, यानी P स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। यह प्रमेय 1.2 से हमने बोला, तो हम मान लेंगे कि P को 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ आ रहा है, उसको मान लिया कुछ ना कुछ को K। ठीक है, अब 2 को उधर भेज दिया तो P बराबर क्या बन गया? 2K। अब P बराबर 2K को समीकरण 1 में उठा के रख दो। समीकरण 1 हमने इसको माना था, यहाँ पर P बराबर 2K रखा, इसको काटा पीटी मचाया तो Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर आया। इस 2 गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। अब यह 2 किसको काट रहा है? Q स्क्वायर को। अब Q स्क्वायर को यदि यह काट रहा है तो हमने क्या देखा? Q स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य है तो इसलिए Q भी 2 से कटेगा या फिर विभाजित होगा। ठीक है, तो इसलिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से हमको क्या दिखाई दिया कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, P व Q दोनों 2 से कट रहे हैं, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया। इससे हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P व Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि सहभाज्य संख्या जो हमने P व Q को माना था वो सहभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन हमने ऊपर देखा सहभाज्य संख्या इसको माने थे, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल के आ रहा है। जब नहीं निकल के आ रहा है तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का हो रहा है, इसलिए हम इसको मान लेंगे करनी में दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह पूरा का पूरा लेखा जोखा बच्चों आपके लिए है, जो कि आपका 1.3 प्रमेय का करनी में दो एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करने का तरीका। यहीं पर करनी में 3 देगा, करनी में 5 देगा, करनी में 7 देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यह पूरा पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, आपको सिद्ध करने का तरीका यह रहने वाला है। बस क्या करेगा, करनी में 3 देगा, यहाँ करनी में 3, करनी में 3 या करनी में 3 पे चलेगा। पूरा लिखने वाला तरीका सब सेम रहेगा। ठीक है, करनी में 5 दे देगा, और लिखने का तरीका करनी में 5, करनी में 5, करनी में 5, यह पूरा चलता चला जाएगा। तो फॉर्मेट आपको समझना है कि लिखने का तरीका यही है, बस सेम सेम पूरा लिख दो जाके। बस क्या है, आपका अंक बदल जाएगा और सिद्ध करने का तरीका यही रहेगा। तो यह आपका प्रमेय 1.3 है, जो कि हर साल आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और यह जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, और खूब बढ़िया से। भैया देखिए, एक वीडियो में पूरा का पूरा हम इसको कवर करा रहे हैं, इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यह आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, आगे की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, तो यह प्रमेय थी बच्चों
प्रमेय आपने सिद्ध करना सीख लिया। देखो अपरिमेय संख्या हमको दो टाइप से सिद्ध करनी है। ये तो पहला टाइप था जो कि आपने सीख लिया, ठीक है। अब दूसरे टाइप को भी इसमें हम कवर अप करेंगे कि दूसरा टाइप जो है एग्जाम्पल वाला, उसको कवर अप कर लिया जाएगा ताकि कि हमको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे करना है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुक जाइएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमको दो टाइप से अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा। देखो हमको पता है कि अपरिमेय संख्याएं दो टाइप की हो सकती हैं। एक ऐसे सिंगल लिखी हुई कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, यह पहला टाइप रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप रहेगा। ये जो हमारा सिद्ध करने का तरीका रहेगा कि बोलेगा भैया करनी में 3, करनी में 2, करनी में 5, करनी में 7 सिद्ध करके बताइए कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट पूछेगा इसको। ठीक है, या फिर ऐसा करके दे दे, दूसरा टाइप आपका बना के देगा। ये तो पहला टाइप हमने सीखा, करनी में 2 को जैसे करना है वैसे इसको करना है, वैसे इसको भी करना है, वैसे इसको भी करना है, यानी सबको एक ही साथ ऐसा ही करना है। जैसे हमने करनी में 2 को सीखा है ना, सेम क्वेश्चन इन सबके साथ भी अप्लाई होगा। अब देखो दूसरा टाइप क्या है, टाइप 2। टाइप 2 में क्या देखना है बच्चों कि इसमें क्या करेगा, इस प्रकार से देगा, एक बार जोड़ के देगा, इसे करके दे दे। ठीक है, या फिर बोलेगा 7 माइनस करनी में 6, सॉरी करनी में 5, ऐसा लिख के दे, यानी जोड़ के दे दे या फिर घटा के दे दे, या फिर ऐसे गुणा में करके दे दे 7 करनी में 7, या फिर ऐसा करके दे दे, इसे मन ना भरे तो भाग में करके दे देगा, करनी में 3 बटा के 7। ठीक है, तो यह या तो जोड़ के दे सकता है, घटा के दे सकता है, गुणा में या फिर भाग में। इस टाइप से अभी आपको देखने को मिल सकती हैं संख्याएं जो कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इनको भी अपरिमेय करना सीखेंगे। तो यह पहला टाइप हमने कवर कर लिया करनी में 2 को लेके। अब दूसरा टाइप कवर अप करेंगे हम लोग। करनी में संख्याएं तो रहेंगी, साथ में जोड़ घटाना गुणा भाग भी जुड़ा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा टाइप देखें बिना देरी किए। देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, बट इतना मैं जरूर जानता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल जरूर है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान जरूर मिलता होगा भैया, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस बात को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि टाइप 2 वाला क्वेश्चन रहेगा। यह क्वेश्चन हमने उदाहरण से लिया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 जो कि आपकी बुक से, दर्शाइए कि 5 माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह 5 माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे प्लस करके दे सकता है, गुणा डिवाइड करके कुछ भी करके दे सकता है। ठीक है, सिद्ध करने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए प्रूफ लिखते हैं इसका हम लोग। प्रूफ कैसे करना है ध्यान दीजिएगा बस इसको, प्रूफ। ठीक है, वही पहला जो हमारा लाइन था वो पहला लाइन हमारा सेम रहने वाला है। पहला लाइन क्या था बच्चों कि माना, लिखेंगे इसके विपरीत इसके विपरीत माना 5 माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, थोड़ा सा रुक जाइएगा एक सेकेंड, यहाँ पे आधा थोड़ा छोड़ेंगे तभी हमारा हो पाएगा, नहीं तो आधा में तो हो नहीं पाएगा। करनी में 5 माइनस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, सॉरी एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है ना जी, हम भी आप लोगों के बातों में भाग जा रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, यह अपरिमेय दिया है लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मान ली है तो अब देखो हुआ क्या
कि अब इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बच्चा, कि 5 माइनस करनी में 3, सही से लिख दें इसको, 5 माइनस करनी में 3 जो होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, नहीं सही है। अतः हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस करनी में 3 जो होगा यह बराबर हो जाएगा P बटा के क्यू के, क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो यह P बटा क्यू के बराबर होगा। ठीक है, जहां वही सब चीजें रहेंगी, जहां P व Q पूर्णांक है, जहां P व Q क्या है भैया, पूर्णांक तथा सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां P व Q क्या है भैया, पूर्णांक है और साथ में क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। यहां तक बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं, बस हमको करना क्या, बस एक छोटा सा काम करना है कि करनी में जो 3 दिखाई दे रहा है इसको एक तरफ रखो, बाकी सभी को क्या करो, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। बस एक छोटा सा काम है कि करनी में 3 को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ध्यान देना कैसे कर सकते हैं, यह प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का करनी में 3 बराबर P बटा के Q माइनस का 5 हो गया। यह माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो यह माइनस उधर भेज दो पूरा का पूरा, तो √3 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में P बटा के Q माइनस का 5। अब देखो हमने क्या किया, यह माइनस जो था इसको हमने उधर भेज दिया। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यह माइनस को अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 3 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस P बटा के Q हो जाएगा और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो आगे पीछे करके कि ये जो 5 है प्लस का हो जाएगा और ये जो P बटा Q है वो किसका हो जाएगा भैया, ये माइनस का हो जाएगा। अब जरा इस चीज को ध्यान देना, हमको क्या दिखाई दे रहा है, 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, P बटा Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह और यह जब दोनों परिमेय संख्या है तो करनी में 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या तो होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह बात हमको पता है, तो यहां पर यही चीज लिखेंगे, चूंकि 5 माइनस P बटा के Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि 5 माइनस P बटा Q क्या है भैया, 5 भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। जब दोनों परिमेय है या दोनों के दोनों परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया 5 माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए करनी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। करनी में 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यह हमको समझ में आ गया कि करनी में 3 क्या भैया, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते क्या है, करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको पता है क्या है, करनी में 3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो यही बात यहां पर हम लिखेंगे, यही बात हम यहां पर लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास
प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब उसको हमसे सॉल्व कर दिया, ध्यान देना इसके आगे। यहां तक हमने बातें सीख ली थी। 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्ण में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके आगे लिखेंगे कि भैया इस तथ्य का विरोधाभास, प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमने लिख लिया। अतः अब देखो हमने क्या देखा, यह वाला साइड हमारा परिमेय है, तो यह वाला भी परिमेय होना चाहिए, यह हमने लिखा। लेकिन हमको पता है कर्णी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इस लिखा इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कर्णी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास, इसके आगे लिखेंगे हम लोग, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, उत्पन्न होता है। हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यह जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं भैया कि 5 माइनस कर्णी में 3, 5 माइनस कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5 माइनस कर्णी में 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ जाए। एक बार पूरी चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको दोबारा समझाएंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे हम। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देख एक बार फिर से पूरी चीज को समझ लो। इसके विपरीत हम मानेंगे कि माना 5 माइनस कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में, अथवा हम लिख सकते हैं कि p बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि कर्णी में 3 को एक तरफ रहने दो, बाकी सभी को एक तरफ कर दो, तो वही काम हमने किया, कर्णी में 3 को एक तरफ, बाकी सभी को एक तरफ। माइनस का अंदर हमने कर दिया, 5 माइनस p बटा क्यू बन गया। अब हमको पता है कि 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या भैया, परिमेय संख्या, p बटा क्यू एक परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या तो इधर वाली भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो यही हमने लिखा 5 माइनस p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं कि कर्णी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या है तो यह हमने तो गलत सिद्ध कर दिया भैया कि परिमेय अपरिमेय, तो बराबर तो नहीं हुआ। और जब बराबर नहीं हुआ तो यह जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और जब गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अतः 5 माइनस कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूव्ड, यहां पर होता है भैया हमारा यह प्रूव्ड, यह हमारा दूसरा टाइप था। ठीक है, दूसरा टाइप ऐसे ही करना है कि कर्णी वाला जो चीज रहेगा उसको एक तरफ रहने दो, बाकी सभी को क्या करो, एक तरफ ट्रांसफर कर दोगे, और फिर उसके बाद यह चीजें लिख दो, यह दूसरा टाइप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतना ही।
कल फिर मिलेंगे इसी जोश और आवाज के साथ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और आवाज के साथ। जय हिंद।